Cell cycle, chapter number 5, about introduction. The introduction of cell cycle. अब अगर इसमें देखें तो व्हाट इज सेल साइकिल के सेल साइकिल क्या है, इसमें मेनली यही बताया जा रहा है कि सेल साइकिल जो है वो क्या है। अब अगर हम देखें, एक साइंटिस्ट की हिस्ट्री है, रुडोल्फ विर्को नाम है उनका, जिसे अबाउट हमें चैप्टर नंबर 4 में भी जो सेल है, अबाउट सेल चैप्टर नंबर 4, उसमें भी इसको स्टडी किया था रुडोल्फ विर्को के यानी कमेंट्स वगैरह को, उनकी स्टेटमेंट्स को। तो अगर हम रुडोल्फ विर्को की यानी स्टेटमेंट्स को देखें तो उसमें हमें पता लगता है कि सेल्स जो हैं वो प्रीवियसली प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनते हैं। यानी कि हर सेल जो है वो प्रीवियसली जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा होता है वही डिवाइड करता है, उसी से नए सेल्स बनते हैं। यानी कि डिवीजन ऑफ द सेल्स जो है वो होती है जिससे नए नए सेल्स जो हैं वो बनते हैं, जिसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, लाइफ की मेंटेनेंस के लिए जो सेल की डिवीजन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी कि सेल साइकिल जो एक प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ की मेंटेनेंस के लिए। विदाउट सेल डिवीजन या सेल साइकिल के बगैर जो लाइफ है ये सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आता है सेल साइकिल, जिसमें यानी हमारे पास 2 मेन इसके फेजेज हैं, एक माइटोटिक फेज़ होता है और एक इंटरफेज़ होता है। अगर हम माइटोटिक फेज़ की बात करें तो माइटोटिक फेज़ जो है ये माइनर होता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसमें जस्ट जो है वो सेल डिवाइड करता है। जबकि अगर हम इंटरफेज़ की बात करें तो इंटरफेज़ जो है ये हाईली मेटाबॉलिक फेज़ होता है, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल की जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब अगर हम इंटरफेज़ की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड होता है सेल साइकिल का, जिसमें अगर हम देखें तो इसको डिवाइड किया जाता है 3 फेजेज में। फर्स्ट पे है G1 फेज़, फिर है S फेज़ और फिर है G2 फेज़। यानी कि मेनली इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जा रहा है। और एक एडिशनल फेज़ होता है जिसको बोलते हैं GO फेज़ या G0 फेज़। अब अगर हम देखें सब फेजेस को अगर हम बारी बारी डिस्कस करें तो इसमें हमें पता लगता है कि G1 फेज़ जो है, अगर हम इसकी बात करें तो G1 फेज़ जो है इसमें क्या होता है कि सेल जो है इसमें प्रोटीन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ होती है, यानी कि जो सेल में प्रोटीन की सप्लाई है वो बढ़ती है। इसी तरह इसमें एंजाइम जो हैं उनका नंबर इंक्रीज़ करता है सेल के अंदर। G1 फेज़ में सेल जो है ये साइज़ में ग्रो करता है, यानी कि सेल जो है उसका साइज़ थोड़ा लार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं जैसे राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, इनकी अमाउंट जो है वो सेल के अंदर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से सेल जो है वो थोड़ा सा साइज़ में ग्रो करेगा। इसी के साथ उसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई होगी, एंजाइम्स बढ़ेंगे, ठीक है। और फिर फर्दर सेल जो है वो अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करने के लिए सेल को भेज देगा S फेज़ में। अब S फेज़ जो है, S का मतलब होता है सिंथेसिस, किसी चीज़ की सिंथेसिस। अब अगर हम S को देखें तो S फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें सेल जो है ये अपने अंदर जो क्रोमोसोम की अमाउंट है उनको डुप्लीकेट करता है, यानी कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं। अब जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं तो इस नतीजे में ये होता है कि हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम जो है वो फिर मुश्तमिल होता है अपने 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स पे। देन नेक्स्ट फेज़ आता है G2 फेज़। अब अगर हम G2 फेज़ की बात करें तो G2 फेज़ एक ऐसा फेज़ है जिसमें जो है मोस्टली माइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है, यानी कि इसमें माइटोसिस का प्रोसेस ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। यानी कि सेल ने माइटोटिक फेज़ में जाना होता है। और इसमें यानी एक और मेनली फेज़ होता है M फेज़, मेटा फेज़, यानी कि इसमें सेल जो है वो मेनली डिवाइड करता है। अब एक एडिशनल है GO फेज़। समटाइम्स इस तरह होता है कि सेल जो है वो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के जो अचानक यानी सेल साइकिल के दौरान रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, यानी कि नॉन डिवाइडिंग स्टेज में चले जाते हैं। उस फेज़ को बोलते हैं GO फेज़। यानी ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें सेल जो है वो डिवाइड नहीं करते, रेस्ट पे चले जाते हैं बिल्कुल, यानी कि डिवाइड प्रॉपर्ली नहीं करते। अब अगर हम देखें तो इसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो परमानेंटली जो है वो GO फेज़ में चले जाते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो सेमी परमानेंटली GO फेज़ में जाते हैं, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के जो बिल्कुल भी GO फेज़ में नहीं जाते। अब वो सेल्स जो परमानेंटली GO फेज़ में चले जाते हैं उनको बोलते हैं न्यूरॉन सेल्स। यानी हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं ये इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए GO फेज़ में चले जाते हैं, यानी कि डिवाइड नहीं होते। और कुछ ऐसे सेल्स बॉडी के जैसे कि किडनी के सेल्स, लीवर के सेल्स, ये सेल्स जो होते हैं ये सेमी परमानेंटली जो है वो GO फेज़
फेस में जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम आता है इनमें जियो फेस का, फिर इनमें सेल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो वो सेल्स जो कि बिल्कुल भी जियो फेस में नहीं जाते, वो सेल्स होते हैं हमारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो जो है वो बिल्कुल भी जियो फेस में नहीं जाते। तो ये जो है ये कंप्लीट सेल साइकिल होता है कि इसमें हम यानी कि सेल को एक कंडीशन के लिहाज से जो है वो स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एस फेज जो है इसका मतलब है सिंथेसिस फेज, यानी कि सिंथेसिस किसी चीज़ की। अब यहाँ पे ये देखना है कि इस फेज के अंदर क्या चीज़ यानी कि किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है, कि जो क्रोमोसोम है इनकी डुप्लीकेशन के लिए क्या चीज़ यानी कि किस चीज़ की फॉर्मेशन जो है वो ज़रूरी है। आई होप कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। ओके, थैंक्स। माइटोसिस, अबाउट फेजेस ऑफ माइटोसिस के व्हाट इज़ माइटोसिस, माइटोसिस को यानी कि डिस्कवर किसने किया और माइटोसिस होता क्या है। 1880s की बात है, साइंटिस्ट हैं वॉल्टर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्कवर किया था माइटोसिस के प्रोसेस को। अब अगर हम माइटोसिस का प्रोसेस देखें तो हमारे पास यानी कि कैटेगरीज आती हैं, यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिफोर न्यूक्लियस यानी कि बैक्टीरिया वगैरह, और यूकैरियोट्स में हम लोग भी इवन हायर एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह, एल्गी, फंजाई वगैरह, ये सारे जो हैं ये यूकैरियोट्स में आते हैं। अब डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज जो हैं, यानी कि अगर हम बात करें अब हमारे लेवल पे तो हमारे अंदर भी माइटोसिस होती है। इवन अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम ये कहें कि उनमें माइटोसिस होती है तो ये थोड़ा सा फॉल्स होगा। उसकी वजह ये है कि उनमें कोई स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती, यानी कि जब इनके सेल ने डिवाइड करना होता है तो उस दौरान कोई भी स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती। तो ज़रूरी बात यह है कि जब भी माइटोसिस का प्रोसेस होना है तो उस कंडीशन के लिए स्पिंडल फाइबर्स का बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बैक्टीरिया वगैरह हैं इनके सेल में जब डिवीजन होती है तो उस दौरान स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनती, तो हम ये ट्रू नहीं कह सकते कि बैक्टीरिया में माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो ये इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास कैटेगरीज आती हैं कि माइटोसिस को अगर हम उसके फेजेस के लिहाज से देखें तो उसके 2 फेजेस बनते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब जो है ये है न्यूक्लियस। कैरियो का वर्ड निकला है कैरियोन से, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। काइनेसिस उसकी डिवीजन, यानी कि द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। और साइटो का मतलब होता है सेल या साइटोप्लाज्म सेल का, और काइनेसिस उसकी डिवीजन, यानी कि डिवीजन ऑफ द सेल। होल सेल की जो डिवीजन होती है या साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब हमने ये देखना है कि क्या कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस पे डिपेंड करती है या साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस पे डिपेंड करती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम देखें हमारे पास एक सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है। जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि जो न्यूक्लियस की डिवीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल की डिवीजन के लिए। यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन जो है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जो सेल की डिवीजन है उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी कि जब तक कैरियोकाइनेसिस नहीं होगी तब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। यानी कि साइटोकाइनेसिस जो है ये डिपेंड कर रही है कैरियोकाइनेसिस के ऊपर, और कैरियोकाइनेसिस जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही कि पहले साइटोकाइनेसिस होगी और फिर कैरियोकाइनेसिस होगी। नहीं, कैरियोकाइनेसिस होगी फिर साइटोकाइनेसिस होगी, ये इनमें एक रिलेशन है। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास आता है कैरियोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोफेज है। प्रोफेज में अगर हम बात करें तो एक होल सेल है हमारे पास। अब जब जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन में होता है, यानी क्रोमैटिन जो है इसमें सारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है। और क्रोमैटिन जो है ये एक थ्रेड लाइक यानी स्ट्रक्चर होता है, एक धागे की तरह का बहुत पतला बारीक सा जो है ये एक स्ट्रक्चर होता है। अब क्रोमैटिन जो है जब यानी प्रोफेज की कंडीशन जब आती है तो क्रोमैटिन जो है ये अपने क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हर क्रोमोसोम जो है इसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास यानी कि एक स्ट्रक्चर इस तरह से है कि सेल की डिवीजन जो होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो कि सेल को डिवाइड करते हैं। यानी अगर हम ये देखें तो ये स्पिंडल फाइबर्स बने हुए हैं सारे, यानी स्पिंडल फाइबर्स हैं। स्पिंडल फाइबर्स के ज़रिए ही जो है वो सेल की डिवीजन होती है। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो सेल है इसके न्यूक्लियस जो है इसमें होता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल जो है ये डिवाइड करता है
ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करता है। जब ये मूव करता है डिवाइड होकर, तो फिर ये बनता है सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोसोम जो ये बॉडी होती है, इसके अंदर ये सेंट्रोमियर होता है, यानी कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये सेंट्रोसोम है, और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सेंट्रोमियर है। अब होता क्या है कि ये जो सेंट्रोसोम है, इससे निकलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स जो है ये सेल की डिवीजन करवाती हैं। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। अब ये हाफ हो गए हैं अपने दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में। यहाँ से निकलेंगी स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीन्स। वो क्या करेंगी कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये इन क्रोमोसोम्स के साथ आकर इनकी काइनेटोकोर साइड पे आकर अटैच हो जाएंगी, यानी ये इनकी काइनेटोकोर साइड है। अब होगा क्या कि जब ये इसके साथ आकर अटैच होंगी क्रोमोसोम के, तो ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ यानी पुल अपार्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, इसको पुल करेंगे अपनी तरफ। जैसे ही क्रोमोसोम जो है वो इनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो है ये बिल्कुल उस सेंट्रोसोम की तरफ यानी पुल्ड हो जाएंगे। अब अगर हम प्रोसेस के लिहाज से देखें तो प्रोफेज में तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है यानी कि ये कैरी होता है। मेटाफेज की अगर हम बात करें मेटाफेज की, तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है? मेटाफेज में ये होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सेंट्रोसोम से निकलती हैं और आकर अटैच होती हैं जो क्रोमोसोम्स हैं इनके काइनेटोकोर साइड के ऊपर। यहाँ तक कोई भी सेपरेशन नहीं होती। सेपरेशन कब होती है? एनाफेज के प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं और पुल्ड करना शुरू कर देती हैं सेंट्रोसोम की तरफ, यानी कि जो सेंट्रोसोम बॉडी है उसकी तरफ। नेक्स्ट फेज टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है कि जो यानी कि क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, आगे सिस्टर क्रोमैटिड्स बनेंगे, उनके बाद जो है एक कंप्लीट यानी दोबारा न्यूक्लियर इन्वेलप बनेगी उनके ऊपर और एक पूरा जो है सेल बन जाएगा। लाइक अगर हम स्ट्रक्चर देखें इस तरह से कि एक सेल जो है ये डिवाइड करके इससे दो सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये है कि हमारे पास जस्ट कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं, यानी कि जिनमें बहुत ज़्यादा वैक्यूल होता है। लाइक अगर हम बात करें कुछ इस तरह से कि ये एक प्लांट का सेल है, तो इनमें हाईली वैक्यूलेटेड का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल इनके अंदर एग्जिस्ट करता है, लाइक कुछ इस तरह से। तो इस लार्ज वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ पुश्ड हो जाता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो है वो चला जाता है, लाइक इस तरह से। तो इसमें अगर हम देखें तो न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है। तो फिर इसमें क्या होता है कि इसमें जो यानी कि अब जो हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स होते हैं ना, इनमें सेंट्रियोल नहीं होता, यानी कि प्लांट्स जो हैं इनमें सेंट्रियोल नहीं होता जो हाईली वैक्यूलेटेड होते हैं। अब उनमें ये होता है कि जो स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ मूव करता है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो फिर बनते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस के ऊपर ट्यूबुलिन प्रोटीन के जरिए, जिससे फिर आगे सेल जो है उसकी डिवीजन होती है, अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनता है। लाइक ये बात करें अगर, अब जो सेंट्रोसोम है इसको पीछे से भी यानी फाइबर्स जो हैं उन्होंने भी होल्ड किया हुआ है, और आगे से फाइबर्स जो है इसके निकल रहे हैं उन्होंने क्रोमोसोम्स को पकड़ा हुआ है, यानी क्रोमोसोम्स को कैप्चर किया हुआ है। यानी कि जो सेंट्रोसोम है इसके दोनों तरफ से फाइबर्स निकल रहे हैं। एक तरफ से फाइबर जो निकल रहे हैं वो मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, और दूसरी तरफ जो निकल रहे हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, जो कि उसको अपनी तरफ पुल अपार्ट कर रहे हैं, जिससे फिर आगे फर्दर डिवीजन हो जाएगी। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कुछ इस तरह से होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ पिंच्ड इनवर्ड होती है और एक पूरा सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है। लाइक कुछ इस तरह से कि अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर ये सेल है एक, तो होगा क्या कि इस तरह से जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ पिंच्ड इनवर्ड होगी और ज़्यादा होगी इस तरह से इसकी भी, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि एक इससे दो सेल्स बन जाएंगे। यानी कि अब अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल डिवाइड हो चुके हैं, यानी दो सेल्स बन चुके हैं। इस डिवीजन को बोलते हैं कि ये साइटोकाइनेसिस है, यानी कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है वह डिवाइड कर गया है। और ये होता है जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी पिंचिंग की वजह से, जो पिंच्ड इनवर्ड होती है तो उसकी वजह से जो यानी डिवीजन है साइटोकाइनेसिस है ये परफॉर्म होती है। अब अगर हम प्लांट्स के लिहाज से अगर साइटोकाइनेसिस की बात करें तो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो प्लांट्स हैं उनका कुछ यानी कि सेल जो है उसमें वैक्यूल होता है थोड़ा लार्ज,
ठीक है, और डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स उनमें एडिशनल होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो प्लांट्स में जो साइटोकिनेसिस है वो किस तरह से होती है कि ऐसे वेसिकल्स जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज से बनते हैं वो मूव करते हैं सेल के सेंटर में और एक मिड लाइन थिकनिंग क्रिएट करते हैं। अब जैसे जैसे ये लाइन जो है ये बढ़ती है, वेसिकल्स जो है इसके साथ अटैच होते हैं और ये लाइन जो है ये सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचती है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचती है तो एक इस तरह से लाइन जो है ये क्रिएट हो जाती है। इसको मिड लाइन थिकनिंग भी बोलते हैं, सेल प्लेट भी बोलते हैं, या फिर इसको फ्रेगमोप्लास्ट भी बोलते हैं। यानी कि जो एक होल थिकनिंग होती है, लाइन होती है, मिड लाइन होती है बिटवीन द सेल ऑफ ए प्लांट। तो इसमें अब क्या होता है कि जैसे ही ये लाइन क्रिएट होती है इसमें और वेसिकल्स आकर ऐड होते हैं गोल्जी बॉडी से और इन सेल्स को सेपरेट कर देते हैं। यानी कि ये लाइन क्या करेगी कि इस सेल को इस साइड पे भेज देगी और इस सेल को उस साइड पे, यानी कि एक सेल से दो सेल जो हैं वो बन जाएंगे और न्यूक्लियस भी डिवाइड कर जाता है। ये जो है ये एक कंप्लीट यानी कि साइटोकिनेसिस होती है प्लांट्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में जो साइटोकिनेसिस है उसमें कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं होता, एक लाइन जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये नहीं बनती, जबकि प्लांट्स में जो फ्रेगमोप्लास्ट है ये बन रही है। इसकी वजह क्या है? आई होप कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे। ओके, थैंक्स।